जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज जो हमारी क्लास चल रही थी उस क्लास को एक दो दिन बीच में कोनिया में काम वर्क ऐसा हो जाए जिसमें नहीं हो पाता। आज जो हमारी क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो जीके जीएस की क्लासेज चल रही थी और जीके जीएस की क्लासेज का आज हमारा पहला प्रश्न है। देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया था? यानी कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया? पहले समझो साइमन कमीशन। अगर साइमन कमीशन की बात की जाए तो इसका जो गठन है वो होता है 1927 में, लेकिन ये भारत में अगर बात करें कब आया था तो 3 फरवरी 1928 के अंदर ये भारत में आ जाता है। भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, जिनमें नाम आता लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय जी जो थे इन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए। किसके नारे लगाए? साइमन गो बैक के जो नारे लगाए थे वो किसने लगाए? लाला लाजपत राय जी ने। साइमन गो बैक के नारे लाला लाजपत राय जी ने लगाए। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सांडर्स ने लाला लाजपत राय की क्या कर दी भाई? हत्या। इस पे लाठियां बरसाई गई और लाठियां बरसाने के कारण लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? मौत। लाला लाजपत राय की जैसे ही मृत्यु हुई उनमें 3 आंदोलनकारी, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने मिलकर सांडर्स की हत्या कर दी। सांडर्स की जो हत्या की थी वो किसने की? राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव ने मिलकर। तो हमारा जो प्रश्न था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया था? तो ये जो अधिवेशन था ये था मद्रास अधिवेशन 1927 का। तो मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं मेरे भाई, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बिल्कुल बताएंगे गुरुजी। कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। बिल्कुल। तो याद रखना, कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। याद रखना भाई, ए.ओ. ह्यूम ने किसकी स्थापना की थी? कांग्रेस की। बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ चुकी है, तो याद रखना मद्रास अधिवेशन था वो। अगले नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? देखिए, मैं आपको पहले परतों का नाम बता दूं। एक परत का नाम है सियाल, दूसरी का नाम है सीमा और तीसरी का नाम है नीफ है। ये तीनों परतों में से दूसरी परत का नाम 2 नंबर पे ये बी, सीमा जो नाम से वो परत है उसका नाम है दूसरी परत। और अगर हम बात करें जहां लोहे, निकिल व लोहे के भंडार कौन सी परत में देखने को मिलते हैं? वो मिलते हैं निफे के अंदर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अगर अपने बात करें लोहे की खोज को लेकर, लोहे की जो खोज थी वो हुई थी वैदिक काल में। कौन से काल में हुई थी? वैदिक काल में। वैदिक काल में एक जाति विदेशी जिसका नाम था आर्य द्वारा वैदिक काल में लोहे की क्या हुई? खोज। और ये जो आर्य लोग थे मेरे भाई, ये एक भाषा लेकर आए थे जिसका नाम था संस्कृत जो भाषा है वो कौन लेकर आए थे? आर्य लोग। ठीक है। आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ, या याद रखना कुलीन। आर्य जो है शब्द उसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। भारत में आने वाली प्रथम विदेशी जाति जो है, विदेशी जाति पहली, वो कौन सी थी? आर्य। ये बात याद हो जाएगी। बिल्कुल। इसमें 2 व्यक्ति के नाम याद रखना। एक तो याद रखना मैक्स मूलर, बिल्कुल याद रह जाएगा गुरुजी। और मैक्स मूलर के बाद आपको जो दूसरा नाम याद रखना है अब वो ये रखना है बाल गंगाधर तिलक। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करूं तो उन्होंने कहा ये लोग जो थे ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे मेरे भाई? उत्तरी ध्रुव से। अगर बात करें मैक्स मुलर की तो मैक्स मुलर ने ये बात बताई कि ये जो लोग थे
और वो कहाँ से आए? मध्य एशिया से। कहाँ से आए? मध्य एशिया। तो याद रखना मैक्स मुलर मध्य एशिया। और बाल गंगाधर तिलक, देखो तिलक ऊपर ऊपर लगाते हैं ना तो उत्तरी ध्रुव, तिलक ऊपर लगाते हैं तो उत्तरी ध्रुव। इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, यानी दूसरी परत के बारे में पूछा है तो सीमा। कौन सी परत है? सीमा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न ये कहता है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? क्या ज्वालामुखी से हुई है, क्या मृदा निक्षेपण से हुई है, या प्रवाल उत्पत्ति से हुई है, या कोई विकल्प नहीं है? मृदा की मैं अगर बात बताऊं तो मृदा निक्षेपण से आप एक बात याद रखना कि एक मिट्टी है जिसका नाम है काली। ऐसी काली मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी। ठीक है। अब भारत में सर्वाधिक जो गली अपर्दन होता है, गली अपर्दन, वो इसी मृदा के क्षेत्र में होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बताऊं, भारत में सर्वाधिक गली अपर्दन का जो क्षेत्र है वो मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। मालवा का पठार भारत में सर्वाधिक गली अपर्दन होता है। गुरुजी गली अपर्दन क्या होता है? अरे गली अपर्दन का दूसरा नाम है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, बिल्कुल सिंपल बात है, याद रखना। अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, अपर्दन 3 प्रकार की होता है। एक जल से होता है, एक हवा से होता है, एक पर्वत से होता है। अपर्दन का मतलब होता है कोई भी चीज है वो एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान जाना, अपर्दन। जैसे कोई मिट्टी है, जैसे रेत की ये बालू मिट्टी है, हवा इसको उड़ाकर यहाँ से यहाँ ले गई तो ये अब मिट्टी का अपर्दन हो रहा है। अपर्दन का मतलब यही होता है। अवनालिका अपर्दन भारत में जो राजस्थान के अंदर एक नदी बहती है चंबल, चंबल नदी अधिक अवनालिका अपर्दन करती है। और अगर हम बात करें भारत में जो गली अपर्दन का क्षेत्र है वो कौन सा है? मालवा का पठार। यहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है? देखिए काली। कैसे काली, कैसे कपास? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोग है? तो कपास के लिए, ये बात याद रखना। और भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। कहां पर होता है मेरे भाई? गुजरात में। आगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सॉरी इसी में बताएं तो लक्षद्वीप का पूछा कि उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इस लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रवाल बीती, यानी प्रवाल उत्पत्ति के कारण इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति। अगर हम बात करें ज्वालामुखी, तो भारत में 2 फेमस ज्वालामुखी है। एक का नाम है नारकोडम और दूसरी का नाम है बेरन। तो 2 ज्वालामुखी जो है ये भारत के अंदर है, नारकोडम और बेरन, है ना। और बेरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोडम सुसुप्त ज्वालामुखी है। ये बात तुम याद रख लेना, ठीक है मेरे भाई? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। वॉलीबॉल के अंदर एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? अरे वॉलीबॉल, बार बार बोलूंगा छक्का लगेगा, बार बार बोलेंगे छक्का लगेगा। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट और हॉकी में 11 होते हैं। क्रिकेट हॉकी में कितने होते हैं? 11, ये बात याद रखना। और वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6। बैडमिंटन में कितने होते हैं? बैडमिंटन में होते हैं 2, ये बात याद रह जाएगी, बिल्कुल रह जाएगी, तो याद रखना। जब राज्य के आर्थिक तंत्र की उत्पादकता क्षमता प्राप्त नौकरियां सर्जन करने में अक्षम होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? देखो इसमें बहुत प्यारा प्रश्न दिया गया है कि जब राज्य के आर्थिक तंत्र की उत्पादकता क्षमता प्राप्त नौकरियां सर्जन करने में अक्षम होती है, यानी सक्षम नहीं होती, अक्षम होती है, तो उसे क्या कहते हैं? मौसम बेरोजगारी नहीं कहते, बिल्कुल। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो मैंने समझाया हुआ क्या होती है, चक्रीय बेरोजगारी भी नहीं है। इसे क्या कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी बेरोजगारी टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक लगता है, बहुत प्यारा टॉपिक है, तो याद रखना। ये जो बेरोजगारी कहलाती है इसे क्या बोलते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी, बिल्कुल। आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से एक पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव कौन सा ग्रह जो नहीं है? इनमें से जो पार्थिव ग्रह की श्रेणी में नहीं है वो कौन सा ग्रह है? शनि। शनि जो ग्रह है वो पार्थिव ग्रह नहीं है। एक बात याद रखना, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक जो उपग्रह वो किसके हैं? शनि के, बिल्कुल। अगर हम बात करें सूर्य के सबसे नजदीक, अगर सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो बुध। सूर्य के सबसे दूर ग्रह पूछे तो कौन सा है गुरुजी? तो याद रखना वरुण। तो कौन सा है? वरुण। और वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बोलिए, वरुण ग्रह। अगर पूछ ले सबसे गर्म ग्रह,
तो सबसे गर्म जो ग्रह है, गर्म ग्रह, वो कौन सा है? शुक्र। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए चमकीला ग्रह, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे चमकीला, शुक्र। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं? भोर व सांझ का जो तारा कहा जाता है वो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अरे कौन सा ग्रह है जिसका रंग लाल है? बिल्कुल बता देंगे भाई, मंगल जो ग्रह है उसका रंग कैसा है? लाल। इतनी बात समझ में आवा है? बढ़िया तरीका समझ में आवा रही है। क्लास कंटिन्यू देखो थे। हाँ, एक दो दिन ना हो तो भी घबराओ ना, थाना में मैटर बहुत करा दूंगा, टेंशन ना लो। अभी भी अपने एग्जाम में बहुत दिन पड़े। एक बात है याद रखो, देखो तुम तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया बात है। एक थोड़ा मैं एक आपको बात कहूँगा, उस बात पे चलना। गुरुजी बताओ, बिल्कुल चलेंगे उस बात पे। आप ना एक टारगेट बनाओ, जैसे हर रोज मैं आपको ये 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप ऐसे मान के चलो 20 नाम के करवा रहा हूँ, लेकिन कितने हो जाते हैं? 50%। इतनी मतलब व्याख्या करवा देता हूँ मैं तुम्हें। चलो ये तो चल रहा है तुम्हारा, 2 काम और करने हैं तुम्हें। क्या? एक तो रीजनिंग और एक मैथ। SSC और दिल्ली पुलिस वालों को बता रहा हूँ, रीजनिंग के डेली जो है वो 60% किया करो आप, और मैथ के 50%। ये एक शेड्यूल भी बना लो कि बस इतने करके ही सोऊंगा। शुरू में कोई छात्र बना रहा है तो 20 कर दो मैथ के और 30 कर दो रीजनिंग के शुरू में। बाद में आप ये शेड्यूल जरूर फॉलो करना मेरे भाई, ठीक है? ओके। और हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह का जो रंग है वो कैसा है? पृथ्वी का रंग है नीला। कैसा रंग है? नीला। चलो आगे। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहे की प्रचुरता है? अभी बताया था मैंने, निफे। निफे के अंदर क्या है भाई? लोहे की प्रचुरता। ये आ गया इसका उत्तर, निफे। और दूसरी संकेंद्रित परत कौन सी है? तो दूसरी संकेंद्रित परत जो है उसका नाम क्या है? सीमा। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट प्रश्न। वर्ष 1975 में, अरे वाह, वर्ष 1975 में आपात की स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अरे आपात जो है वो राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपात पूछा है? राष्ट्रीय आपात। और कई छात्र क्या करते हैं कि शुरू में तो क्लास के साथ पूरे जोश जुनून से अच्छे लाइव होते हैं, 10-15 मिनट की क्लास होने के बाद बीच में गायब हो जाते हैं। गद्दारी करवे आए, भागना नहीं है, वरना घर पे आकर ही फिर घरे आके पढ़ाना पड़ेगा मैंने। हाँ गुरु जी घरे आ जाओ। अरे बाबड़ो घरे की आगे पढ़ाऊंगा, ये बात था ना, मैं एक जगह इकट्ठा पढ़ा दूँ, बेड़ा पढ़ लो है कौन क्लास में। हाँ गुरु जी, तो कंटिन्यू क्लास भागा करो मत। भागने का काम किसका होता है? समझ में आ रही है ना बात? भागना नहीं है, एक जगह टिक कर काम करना और एक जगह टिक कर मेहनत करनी है, ठीक है? चलो आगे बात करें। राष्ट्रीय आपात अभी तक भारत में 3 बार लगा है। अरे राष्ट्रपति शासन की बात नहीं कर रहा, राष्ट्रीय आपात 1, 2 और 3। पहला जो राष्ट्रीय आपात लगा था वो लगा था 1962 में, चीन के साथ जब युद्ध हुआ था। दूसरा आपात लगा था 1971 में, और तीसरा आपात जो लगा था वो लगा था 1975 में। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है? और फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर आपसे प्रश्न पूछे भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, अब तो उपराष्ट्रपति तुम्हें पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें तो ये द्वितीय यानी दूसरे उपराष्ट्रपति थे। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हुए हैं? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलो नेक्स्ट प्रश्न। चट्टानों को काटकर बनाएगी सबसे पुरानी वस्तु कला में पाई जाती है। अच्छा, चट्टाना ना काट कर सारों वस्तु, तो देखो बुद्ध वगैरह कला ये चट्टाना काट कर बनाई दी है, तो ये बिहार के अंदर ही है अपने ज्यादा। कहाँ पर है? बिहार। और बिहार की राजधानी बोलिए पटना। पटना कौन सी नदी के किनारे है? पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये बात याद रखना। अगर अपने बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के फेमस है लोक नृत्य घूमर। घूमर कहाँ का फेमस है? वो है अपने राजस्थान का, बिल्कुल। चलो अपने ये जो फेमस बात ही है चट्टानों में, एक बात रखना, एक अपने ऐसे आएगा प्रश्न की प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, या प्रायद्वीप आ जाएगा या लिखा आ जाएगा दक्षिण पठार की।
यह आ जाएगा प्रायद्वीप पठार की। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है अनाईमुडी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो याद रखना दोदा बेटा। दादा बेटा ने याद रख लियो, दोदा बेटा। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न ये है कि मुद्रास्फीति कब होती है? पहला तो मतलब बताओ मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? अरे मेरे भाई बताया गया है, महंगाई का मतलब ही क्या है? मुद्रास्फीति। महंगाई का मतलब ही क्या है? मुद्रास्फीति। इसका राइट उत्तर मैंने हिंट दे दिया आपको, फटाफट इसका राइट उत्तर आप बताइए। पल पल दिल के पास रहती हो। हाँ भाई देखो, अगर अपना प्रश्न है मुद्रास्फीति कब होती है तो इसका उत्तर क्या देना है? समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि हो, यानी समय के साथ कीमत में वृद्धि हो रही है तो महंगाई हो रही है। चलो आगे देखते हैं। कीमतों के स्तर में समय समय पर कमी हो, बिल्कुल गलत बात है। समय के साथ उत्पादन स्तर में निरंतर बढ़न होती हो, नहीं भाई, उत्पादन स्तर की यहां बात नहीं है। पैसे के क्रय मूल्य में वृद्धि होती है, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें से जो अच्छा ऑप्शन रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। चलो आगे। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य में होकर नहीं गुजरती? अरे पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी नदियां हैं? बोलो। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक, चलो सुनो ध्यान से मेरी बात। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम नदी का प्राचीन वैदिक काल में नाम मिलता है वितिस्ता नदी। क्या कहते थे इसे प्राचीन काल में? वितिस्ता। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? वितिस्ता। झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में एक परियोजना है तुलबुल। बोलो तुलबुल। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर चलाई गई है? तुलबुल परियोजना, वो आप कहोगे झेलम नदी पे। वेरी गुड। तुलबुल परियोजना, एक तो ये बात याद रखना कि झेलम नदी पे चल रही है। ओके गुरुजी, एक तो ये बात याद हो जाएगी। ठीक है। चिनाब नदी की बात करें, इसका प्राचीन काल में नाम जो मिलता है वो मिलता है अस्किनी। क्या नाम मिलता है? अस्किनी नदी। रावी का जो नाम मिलता है वो मिलता है पुरुषनी। रावी नदी का नाम क्या मिलता है? पुरुषनी। व्यास का नाम जो मिलता है वो मिलता है विपाशा नदी। कौन सी नदी? विपाशा नदी। और सतलज का जो नाम मिलता है वो क्या मिलता है? सतुद्री। क्या नाम मिलता है? सतुद्री नदी। समझ में इतनी बात? अच्छा, और एक बात याद रखना मेरे भाई। क्या गुरुजी? पंजाब में जो नदी है वो गंगा नहीं बहती है। ठीक है, गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद चली जाती है यूपी, और यूपी के बाद ये नदी चली जाती है ईहो, हमरा का बोलबो ना बिहार। बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल। भारत के 5 राज्यों में बहती है, जिसमें सर्वाधिक जो विस्तार है। अब बताइए, गंगा नदी का सर्वाधिक विस्तार भारत के किस राज्य में है? आप कहोगे गुरुजी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो नदी है वो पंजाब में नहीं बहती है, इस बात को आप याद रख लेना। एक समझौता हुआ था इन सभी नदियों को लेकर, सिंधु की सहायक नदियों को, सिंधु जल समझौता। बिल्कुल बता दीजिएगा, सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। ये जो समझौता है वो विश्व बैंक के सहयोग से हुआ था। किसके सहयोग से हुआ? विश्व बैंक के सहयोग से। और इस समझौते में याद रखना, एक तरफ हमारे भारत से थे जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरी तरफ जो समझौता करने के लिए आए थे पाकिस्तान से, क्योंकि सिंधु जल विवाद जो है वो पाकिस्तान और भारत के मध्य है। पाकिस्तान और भारत के मध्य है। दूसरे थे अयूब खान। तो इन दोनों के मध्य ये समझौता हुआ था विश्व बैंक की सहायता से। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। समझ में आ रहा है? था बढ़िया। अच्छा, एक तुम्हें मैं बात बतानी भूल गया मेरे भाई कि हम अपनों ने 2 कोर्स अभी आज के लिए डिस्काउंट में है। अभी इनको, क्योंकि कल मैंने किए थे, फिर कई साथियों को मैसेज आएगी गुरुजी आज और कर दो। एक तो ये स्पेशल बैच है जीके का। देखो इसमें मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ क्या है जीडी वालों के लिए।
इस बेच की प्राइस जो थी पहले, ये बेच है सेम, इसकी जो प्राइस थी पहले वो थी 199। फिर अब दशहरे के अवसर पर हमने इसका प्राइस जो ऑफर देते हैं सभी, चलो अपनों ने भी दिया, 69 रुपये का कोर्स है पूरा। 40 अंक का मामला आप यहाँ बिठा जाओगे पूरा, इसमें सारे सब्जेक्ट यानी स्पेशल जीके का बेच चाहिए, यानी 20% आएंगे तुम्हारे 40 नंबर के, वो पूरा करवा दिए जाएंगे, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, विजन इंस्टीट्यूट नामक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। अगर और भी कोई ऐप डाउनलोड करने वगैरह में समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लेना मेरे भाई। ठीक है, 96 72 41 84 53 पे। ओके, चलो आगे। किस मुगल बादशाह ने वर्ष 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? अरे वाह, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध हुआ था हरियाणा में, और उसके बाद उस राजा ने कलंदर की उपाधि भी धारण की थी। ये प्रश्न आया भी हुआ है, बोलो वो राजा कौन था? और उसने संभल मस्जिद भी बनवाई थी पानीपत में। कौन सी मस्जिद? संभल मस्जिद भी बनवाई थी, याद रखना ये बात। संभल मस्जिद हरियाणा में पानीपत के अंदर, और कलंदर की उपाधि धारण की थी खुद ने। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। वो राजा, वो शासक जो है उसका नाम क्या है? बाबर। और इसी बाबर ने इस लड़ाई के बाद यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? बाबर। मुगल वंश की जो स्थापना है भारतीय इतिहास में कब होती है? 1526। बाबर का जो बेटा था वो था हुमायूं। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। जाना कि तो भाग्यशाली होते भी जानो। उस हुमायूं का बेटा था अकबर, और अकबर का जो बेटा था वो था जहांगीर। अकबर का जो बेटा था वो था जहांगीर, और जहांगीर का जो बेटा था वो था शाहजहां, और शाहजहां का जो बेटा था वो था औरंगजेब। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। बिल्कुल ये कर दिखाया था अकबर ने। मैटर नहीं करता कि हम किस स्थिति में पैदा हुए हैं, मैटर वो करता है कि हम किस स्थिति में मर रहे हैं। हुमायूं, जब अकबर का जन्म होता है तो लोगों के घर अमरकोट में राजा वेरीसाल के महल में जन्म होता है अकबर का। खुद की छत भी नहीं थी, खुद की। और मुगल वंश के अंदर सबसे बड़ा साम्राज्य जो था वो किसका था? अकबर का। तो इससे ये सीख मिलती है मेरे भाई, हिम्मत मन में अगर मतलब हिम्मत हो और मन में अगर ठान लेना कि बस बिल्कुल ये करना है तो बिल्कुल वो सफलता। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपका बनाने में लग जाती है। बिल्कुल सही बात है, शिद्दत से चाहो हर चीज़ को, पूरी कायनात आपका बनाने में लग जाएगी। इंसान को असफल बनाने वाली कुछ चीज़ें होती है जिसमें एक सबसे बड़ा चीज़ होता है आलसपन। इंसान में कभी भी आलसपन नहीं होना चाहिए। जिस दिन इंसान में आलसपन हो गया तो समझो उसके एक पतन का कारण शुरू हो जाता है। अब तुम्हारे काम में आलस करने लगे, नहीं यार 20 सवाल करना ना, काल करांगा, छोड़ो आप। तो ये सबसे बड़ा कारण है, आलसपन नहीं होना चाहिए। सुबह जो शेड्यूल बनाया है, जो शेड्यूल आप फॉलो करें उसको कंटिन्यू फॉलो करो। ऐसे नहीं है जो शेड्यूल बना लिया ठीक है देख लिया फिर उसको जो शेड्यूल बना लिया उसको कंटिन्यू फॉलो करो। तो ये राजाओं का क्रम याद रखना, ठीक है। चलो अपना नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार जो है वो, अरे एक संविधान संशोधन हुआ था 82वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसके अंदर संविधान का एक अनुच्छेद है 21 कै बना दिया इसको, शिक्षा के अधिकार को, ठीक है। तो अब ये जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बन गया, क्योंकि अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार है ना, तो ये हमारा जो है वो अब क्या बन गया है? मूल अधिकार। ओके, विधिक जो अधिकार है वो संपत्ति वाला जो अधिकार है वो बन गया है। संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 300 कै के अंदर, अनुच्छेद 300 कै में विधिक अधिकार बना दिया इसको, ठीक है, कानूनी अधिकार। और 82वां संविधान संशोधन 2001 में। और शिक्षा का अधिकार पूरे देश में कब लागू हुआ? ये जो शिक्षा का अधिकार है पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में, पूरे देश में लागू हो गया था ये बात तुम याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे। सन 1739 में करनाल की लड़ाई में मुगल सिंह को किसने पराजित किया था? नादिर शाही था 1739 में आक्रमण करने वाला। और म्यूर सिंहासन यहाँ से उखाड़कर कौन लेकर गया था? बिल्कुल नादिर शाह जो थे वो यहाँ से म्यूर सिंहासन जो है वो उखाड़ कर लेकर गए थे, जिसमें रत्न लगा हुआ था कोहिनूर। वो कौन लेकर गए थे? नादिर शाह। चंगेज खां के बचपन का जो नाम था, चंगेज खां के बचपन का जो नाम था वो था तीमूचिन। क्या नाम था? तीमूचिन। ये मंगोल था। और मनसबदारी प्रथा जो है वो कहाँ से ली थी? मंगोलों से।
मनसबदारी प्रथा है वो कहाँ से ली गई थी? मंगोलों में। और मुगलों में किसके पास, यानी भारत में जो आई थी वो मुगल काल में आई थी। वो किस काल में आई थी? मुगल काल में। और मुगल काल में किस राजा के समय आई थी? अकबर के समय। और अकबर के दरबार में थे नवरत्न। नौ रत्न जो थे वो किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला राजा था। पानीपत का दूसरा जो युद्ध है, पानीपत की सेकंड जो युद्ध है, पानीपत की सेकंड जो लड़ाई है वो 1555 में हेमू ने अकबर के साथ लड़ी थी, जिसमें हेमू की क्या हो जाती है? हार। और बैराम खां के सहयोग से अकबर की क्या हो गई थी? जीत। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू होती है? भारत की जो पहली पंचायत है वो राजस्थान में, राजस्थान के अंदर 1959 में एक राजस्थान में गांव है बगदरी, और बगदरी गांव जो है वो नागौर में, बगदरी गांव नागौर के अंदर इस पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। पंचायत राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था? तो याद रखना, दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचायती व्यवस्था राजस्थान से ही लागू होती है सर्वप्रथम। इसका जो उद्घाटन इस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका क्या किया था? उद्घाटन। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है। देखो जीवन कहाँ संभव है? पृथ्वी पर तो जीवन जी रहे हैं लोग, उसके अलावा 7 टोटल ग्रह कितने? 8 में से एक ग्रह पर तो जीवन है ही, इसके बजाय 7 में से मंगल पे ये बता रहे हैं कि संभावित है, लेकिन अभी रह नहीं रहा कोई भी, संभावित है। तो इसमें कौन कौन से लक्षण पाए गए मंगल ग्रह पे? यहाँ जल मिला है, जिप्सम और मीथेन के कारण यहाँ बताया गया कि मानव का जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, इन लक्षणों के कारण। चलो नेक्स्ट, मंगल ग्रह का रंग कैसा है गुरुजी? यार मंगल लाल लाल लिखा हुआ है सारा, तो मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल रंग है। ठीक है, ऊपर से देखने पर लाल लगेगा ये। निम्नलिखित में से ग्रह में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? जीवन के ये देखो आ गया ना प्रश्न, तो मंगल जो ग्रह है उसमें जीवन संभव हो सकता है। हो सकता है कहां पर? हमारे पृथ्वी जो है वहां पर अभी जो जीवन है वो संभव है, बिल्कुल याद रखना। चलो, इनमें से कौन सा मुगल वंश का राजा नहीं था? हुमायूं था, अकबर था, कामरान जो था वो हुमायूं का भाई था, हुमायूं का भाई था। शेरशाह सूरी, ये नाम क्या कि सूरी वंश लग रहा है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? शेरशाह सूरी। इसने एक वंश चलाया जिसका नाम था सूरी वंश। सूरी वंश की स्थापना हुई थी 1540 में। किसने की थी? शेरशाह सूरी। 1540 में ही ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया शेरशाह सूरी ने। रुपया नामक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? भारत की मुद्रा जो है वो क्या है? रुपया। रुपया नामक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। गांधीनगर की राजधानी, गांधीनगर किसकी? गुजरात की। गुजरात की राजधानी क्या है भाई? बोलो। गांधीनगर। चलो एक इनमें से आप बताना। मध्य प्रदेश की होगी भोपाल। ठीक है गुरुजी, बता दिया, अच्छी बात है। गोवा की होगी पणजी। अब हिमाचल की आप बताओ, देहरादून है या शिमला है? फटाफट बता दो, कमेंट में छाप दो। तो गांधीनगर किसकी है? गुजरात की। याद हो गया। गुजरात में है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील कहाँ है? गुजरात में। और इसका जो राज्य पक्षी है वो है राजहंस। गुजरात का राज्य पक्षी जो है उसका नाम क्या है? बोलो। राजहंस। राजहंस। ठीक है, याद रखना। इन भाषाओं में कौन सी भाषा साधारणतः भारत के दक्षिण हिस्से में बोली जाती है? दक्षिण में कौन सी बोली जाएगी भाई? तेलुगु। तेलुगु ही बोली जाएगी। ठीक है, ये बात याद रख लेना। ठीक है। हाँ, संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो टोटल अनुसूची है 12 वर्तमान में। इसमें 8वीं अनुसूची के अंदर किसका उल्लेख है? भाषा का। और भाषा कितनी? 22 बोली जाती है। और अंतिम जो भाषा है उसका नाम क्या है? डोगरी। अंतिम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? डोगरी। बोलो 20 नंबर प्रश्न समझ में आ गया क्या? ओके गुरुजी, आ गया। नेक्स्ट। हाँ भाई देखो, आपकी जो क्लास है वो समापन हो चुकी है। इसकी जो पीडीएफ है अब वो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। क्या करा मन ही कौन करा थारों जान को जी करा पढ़ाई रखा, लेकिन क्या कि सारी प्रक्रिया सारी चीज़ें जरूरी है आपके जीवन में। अच्छा, ये लिए था ना, मैं एक चीज़ और बता दूं मेरा भाई मेरे दोस्त, कि अपने एक जो दिल्ली पुलिस वाले साथी तैयारी कर रहे हैं, देखो लास्ट में रिवीजन का मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ कि लास्ट में अपना जो रिवीजन है वो सबसे खतरनाक और अच्छा तरीके से कैसे हो सकता है।
रिवीजन की यदि आप बात करें तो ये दिल्ली पुलिस का जो कोर्स है इसकी भी रेट कम ही कर रखी है अब। इसका भी प्राइस कितना कर दिया है 69 रुपये। 69 रुपये इसका प्राइस है। तो देखो इसमें क्या है कि लगभग आपको 30 से 35 क्लासें हैं इसकी, ठीक है। आप इसकी क्लासें फटाफट भी देख लोगे ना तो मैं कहता हूँ इसमें आपको लगभग मैंने चीज़ें पूरी करवा दी, लगभग चीज़ें। तो इनमें से मान के चलना कि आप जितने यहाँ लिख रहा हूँ ना उससे प्लस ही नंबर होंगे आपके 50 में से, क्योंकि मैं 10 से 12 नंबर तो करंट वाले ऐड कर रहा हूँ। फिर अपना जो मैटर जो लड़ाई रह जाती है वो 38 से 40 नंबर की रह जाती है, 38 से 40। उसमें से आप इतने मार जाओगे आराम से अगर वो ढंग से एक क्लास लगा लोगे। हाँ एक बात है मेरी, जो उस नोट्स में जो मैं इसके साथ पीडीएफ भी फ्री है, ठीक है, इसके नोट्स के साथ पीडीएफ भी फ्री है। जो लिखा हुआ है नोट्स में बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो तुम्हें याद होना चाहिए, एक शर्त है। नहीं याद होगा तो फिर मत कहना गुरुजी मारे, लेकिन ये वादा करता हूँ उसमें इतनी ताकत से पढ़ाया है मैंने आपको कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। बिल्कुल आप उसको देख लेना। ये देखो ज़्यादा कोई बड़ी रकम नहीं है इसलिए मैंने कहा सारी पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ तो वो अपना टेलीग्राम है, यूँ जुड़ जाइए। आज के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब करा करो। देखो यूँ हौसला मिला, मोटिवेशन मिला, बार बार कहना ना पड़ा, वो अपने परिवार है, कोई दूसरा को नहीं आए थे, है कौन नहीं। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।